Good morning, students. This is Gautam Singh, your faculty of English. For more new videos, like, share, subscribe my channel. बुक फर्स्ट गोल्डन रेज में 10th नंबर का हमारा जो चैप्टर है उसका टाइटल है द ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट मीनिंग श्रद्धांजलि। अब ये श्रद्धांजलि किसने किसको किस उपलक्ष्य में दी है वो तो हमारी कहानी हमें अच्छे से समझाएगी। एज आई रीच्ड माई डेस्क इन द ऑफिस माई आईज स्टॉप्ड ओवर ए लेटर। राइटर कहता है, जो कहानी का नरेटर हमें कहानी सुना रहा है, कि जैसे ही मैं अपने दफ्तर पहुंचा मेज के ऊपर एक पत्र रखा हुआ था, उस पत्र को देखते ही मेरी आंखें उस पत्र के ऊपर ठहर गई। It contained that familiar petite handwriting of my elder brother। क्योंकि राइटर कहता है कि इस लेटर की खास बात यह थी कि इस लेटर के ऊपर, इस पत्र के ऊपर वो चिर परिचित जो एक दयनीय हैंडराइटिंग है वो उसके भाई की लिखी हुई थी। यानी बहुत बुरी तरीके से किसी ने, कम पढ़े लिखे या बहुत ही अनपढ़ किस्म के आदमी ने लिखा था, लेकिन वो जो दयनीयता भरी हैंडराइटिंग थी, उस हैंडराइटिंग को देखकर राइटर ने पहचान लिया कि उसके बड़े भाई का पत्र है। आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम ही हैड रिटन टू मी। तो राइटर के बड़े भाई के पत्र मिलने से उसके चौंकने का कारण यह था कि बहुत लंबे समय बाद अब जाके राइटर के बड़े भाई ने उसे पत्र लिखा था। आई श्रैंक विद इन फॉर नॉट राइटिंग लेटर्स होम ऑल दीज डेज। अचानक राइटर अपने अंदर ही अंदर शर्म के मारे सिकुड़ गया। यह सोचकर वो सिकुड़ गया कि लंबे टाइम से उसको याद आया कि आज उसके भाई का पत्र देखकर उसे याद आया कि लंबे टाइम से उसने अपने भाई को तो पत्र लिखा ही नहीं, तो उसे अपने अंदर कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। इन माई स्टूडेंट डेज आई वॉज ऑलमोस्ट अ रूटीन अफेयर। लेकिन राइटर कहता है कि जब वो विद्यार्थी था, ये तो अभी करंट की बात है, कहानी फ्लैशबैक की कहानी सुनाते हुए कहता है कि जब वो एक विद्यार्थी था और शहर में अपने घर से, गांव से दूर रहता था, तब ये उसका एक रूटीन हुआ करता था, उसकी दिनचर्या हुआ करती थी अपने भाई को पत्र लिखना। आई यूज्ड टू गो होम टू दैट डिस्टेंट विलेज ऑन अ रैकेटी बस कैरिंग नथिंग फॉर द स्ट्रेन ऑफ द जर्नी। तो राइटर कहता है कि जब वो बच्चा हुआ, स्टूडेंट हुआ करता था, तब वो अक्सर अपने दूरागामी, डिस्टेंट यानी कि तो दूर जो गांव था, उसमें गांव में वो एक रेक्टी बस यानी कि जो जर्जर अवस्था की पुरानी गांव की एक खटारा बस थी, उसमें सवार होकर जाता था। एक ऐसी बस थी जिसमें उस थकावट वाली, जो रेस्ट्रेन, तनाव से भरी जो जर्नी थी, उसमें कोई भी ऐसी परवाह नहीं करता था राइटर। भले ही उस जर्जर बस में बैठकर और दूर गांव में जाता था, लेकिन तब उसे ये चीजें बिल्कुल भी अखरती नहीं थी, चुपती नहीं थी, बड़े खुश होकर जाता था। माई होम माई विलेज दे यूज्ड टू पुल मी अवे फ्रॉम द मॉर्बन सिटी लाइफ। राइटर कहता है कि वो उसका जो गांव हुआ करता था, उसका जो घर हुआ करता था, वो इस मॉर्बन यानी कि जो मरता हुआ शहर है, यानी कि शहर में राइटर मानता है कि हर चीज उस जमाने में जब वो एक विद्यार्थी था तो उसको लगता था कि शहर का जीवन तो एकदम मृत प्राय है, उसमें कोई सजीवता नहीं है। हालांकि उसको लगता था कि उसका जो गांव है वो इस मृत प्राय जिंदगी से, जो शहर की मरी हुई जिंदगी है, उससे उसे घर की याद दूर खींच ले जाती थी। यानी जब भी वो छुट्टी होती थी अपने घर चला जाता था और इस तरीके से जो मरते हुए शहर का चंगुल है उससे वो कुछ समय के लिए मुक्त हो पाता था। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड एंड आई टू हैव चेंज्ड अ ग्रेट डील एट दैट। लेकिन राइटर कहता है कि अब वो एक स्टूडेंट नहीं रहा, अब वो गांव नहीं जा पाता है, अब सब कुछ बदल गया है। यहां तक कि राइटर कहता है कि मैं अपने आप में खुद अंदर से बहुत कुछ बदल गया हूं। अ लॉट ऑफ कॉबवेब्स have settled around me। राइटर कहता है जिस तरीके से कॉबवेब्स यानी कि जो मकड़ी का जाल किसी शिकार के चारों तरफ लिपट जाता है, इसी तरीके से राइटर कहता है मेरे भी चारों तरफ ढेर सारे जो मकड़ जाल है वो बुन चुका है। यहां पर वो अपनी जिम्मेदारियों की बात कर रहा है क्योंकि अब वो एक स्टूडेंट नहीं है। आई एम स्वेप्ट बाय दैट इनविजिबल टाइड ऑफ टाइम। राइटर कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, ये जो समय का ज्वार भाटा है, वो ये कहता है कि ये जो समय का ज्वार भाटा है, मेरे चारों तरफ जो समय चल रहा है, जो दौड़ती भागती हुई जिंदगी चल रही है, वो हमेशा मुझे अपने साथ अपने घर से और अपने गांव से दूर बहाकर ले जाते हैं। आई वॉज स्टडिंग एट भुवनेश्वर वेयर आई गॉट माई जॉब एंड नाउ फॉर दीज 2 years आई हैव थॉट ऑफ होम नॉट इवन मंथ्स। राइटर कहता है कि मैं इसी भुवनेश्वर शहर में रहकर मैंने पढ़ाई करी, इसी भुवनेश्वर शहर में पढ़ाई करते करते मेरी जॉब यहां पर लगी और इस जॉब को करते करते आज 2 साल निकल चुके हैं, लेकिन इन 2 सालों के अंदर मुझे घर की एक बार भी याद नहीं आई। Many a time my mother has written letters complaining about my negligence in writing to her। हालांकि राइटर कहता है कि ऐसा नहीं है कि घर वालों ने उसे याद नहीं दिलाया, कई बार उसकी मां के पत्र आए और उसकी जो लापरवाही है उसको उजागर करा उन्होंने पत्र में कि आजकल वो अपनी मां को भी चिट्ठी नहीं लिखता है। She has even reminded me of those pre-marriage days of mine। यहां तक कि अक्सर वो दिन भी याद दिलाती रही कि बेटा जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब तुम सोचो कि कितना नियमित रूप से गांव आया करते थे और अपने भाई और अपनी मां से जरूर मिलते थे, अब तुम्हें क्या हो गया है।
Yet I have never been able to break those strands of complicancy which have collided around me. राइटर कहता है कि भले ही उसकी मां ने उसे इतने पत्र लिखे, उसकी उस गैर जिम्मेदाराना रवैये की याद दिलाई, उसे अपनी शादी से पहले दिनों की याद दिलाई, लेकिन राइटर कहता है कि आज भी वो धागे, वो डोरियां, वो आत्मसंतुष्टि की डोरियां जो मेरे चारों तरफ मुझे जकड़ के बैठी हैं, आज तक मैं उनके बंधन से मुक्त नहीं हो पाया हूं। यानी राइटर कहता है कि छोटी सी नौकरी पाकर और पत्नी और छोटे से बच्चे पाकर वो इतना आत्मसंतुष्ट हो चुका है कि इस आत्मसंतुष्टि ने ऐसा लगता है जैसे मानो उसे किसी बंधन में डोरियों में बांध लिया हो और वो अपनी मां के उस उलाने के बावजूद भी इन डोरियों को तोड़ नहीं पाया है। आई have kept quiet to prove that I am busy and preoccupied। हमेशा राइटर ने अपने दिलो दिमाग को, हर बार जब भी उसकी मां की उसे शिकायत भरी चिट्ठी मिलती, हर बार वो अपने दिलो दिमाग को यह बात समझाता कि वो बहुत ही बिजी है, बहुत ही व्यस्त है और प्रीऑक्यूपाइड, यानी पहले से उसके पास में ढेर सारे काम है आगे करने के लिए। नाउ शी डज नॉट कंप्लेन, लेकिन जब उसकी ये सारी बातें उसकी मां को समझ में आई तो अब उसकी मां बिल्कुल भी शिकायत नहीं करती है। प्रोबेबली शी अंडरस्टैंड्स माई पोजिशन। राइटर को लगता है कि शायद अब उसकी मां समझ गई होगी कि उसका बेटा पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बन चुका है, एक शहर का बाबू बन चुका है और बहुत ही व्यस्त रह चुका है। अब वो व्यस्त रहता है और उसके पास टाइम नहीं है। यूजुअली माई एल्डर ब्रदर डज नॉट राइट टू मी। इस पत्र को देखकर चौंकने का राइटर का यह भी कारण है कि अक्सर उसके जो बड़े भाई थे उसे पत्र नहीं लिखा करते थे। ही डज नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम मी। हालांकि वो जब स्टूडेंट था और भुवनेश्वर में पढ़ाई करता था तब तो पत्र लिखते थे, लेकिन उसकी शादी होने के बाद कभी भी उसके भाई ने ज्यादातर उसे पत्र नहीं लिखे, क्योंकि उसके भाई को आज भले ही वो एक सरकारी बाबू, एक कर्मचारी बन चुका है, लेकिन उसके बड़े भाई को आज भी उससे कुछ नहीं चाहिए। ही हैज नेवर सॉट ए टोकन फ्रॉम मी इन ल्यू ऑफ हिज कंसर्न फ्रॉम मी एज एन एल्डर ब्रदर। राइटर कहता है कि मैं, भले ही वो मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन बड़े भाई होने के बावजूद आज तक उन्होंने मेरे से एक कोई 2 पैसे की भी जो चीज है वो कभी भी उन्होंने शहर से मेरे द्वारा ना मांगी और ना ही कभी उन्होंने कोई ऐसी इच्छा जाहिर करी। इन दोज डेज व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट द ओनली थिंग दैट ही एनक्वायर्ड अबाउट वाज माय वेल बीइंग। अब उसे याद आता है कि विद्यार्थी के जीवन में जब उसके बड़े भाई उसे पत्र लिखा करते थे तो पत्र तो लिखते थे, लेकिन तब भी वो सिर्फ एक ही बात पूछा करते थे राइटर की सेहत स्वास्थ्य के बारे में, कि वो शहर में ठीक से तो रह रहा है ना। ड्यूरिंग माई स्टे एट होम ही वुड कैच फिश फॉर मी फ्रॉम द पॉन्ड बिहाइंड अवर हाउस एंड वुड आस्क हिज वाइफ टू प्रिपेयर अ गुड डिश फॉर आई लव द फिश। यहां तक कि बड़े भाई जो थे वो ऑथर के उसे इतना प्यार करते थे, कथाकार से इतना प्यार करते थे कि जब भी वो छुट्टियों में अपने शहर से अपने गांव जाया करता था तो उनकी झोपड़ी के पीछे जो पॉन्ड, जो तालाब था, वहां से उसके बड़े भाई मछली पकड़ के लाते और अपनी पत्नी से अच्छी स्वादिष्ट तरीके से उस मछली का व्यंजन तैयार करने को कहते, क्योंकि जो राइटर है, नरेटर है, कथाकार, उसे मछली खाने से बड़ा प्यार था। When the cat was sancti, the dish would be prepared exclusively for me। लेकिन राइटर कहता है कि जब मछलियों की पकड़ बहुत सैंक्टी यानी बहुत ही कम हुआ करती थी तो जो डिश थी, जो व्यंजन था, एक्सक्लूसिवली, विशिष्ट रूप से सिर्फ राइटर के लिए बनती थी, ऑथर के लिए बनती थी। यानी घर में और किसी को मछली खाने को नहीं मिलती थी, सिर्फ राइटर को मिलती थी। जब जब मछली पकड़ने की मात्रा कम होती थी, he would say to his wife, you must make the dish as delicious as possible using mustard paste for babuli। यहां तक कि जो उसके भाई थे वो इस बात का बहुत ध्यान रखते थे कि मछली बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे तरीके से बने। वो अपनी पत्नी को हमेशा हिदायत देते थे कि जो मछली है वो बाबुली के लिए स्वादिष्ट से स्वादिष्ट तरीके से सरसों की जो पेस्ट होता है, चटनी होती है, उसका प्रयोग करके अच्छे से अच्छे तरीके से बनाई जाए। इवन नाउ ही इज द सेम मैन विद द सेम टोन ऑफ लव एंड कंपैशन। हालांकि राइटर कहता है आज भी कुछ नहीं बदला, जबकि उसकी शादी हो चुकी है, वो एक सरकारी कर्मचारी हो चुका है, तब भी उसके भाई की जो आवाज है, जो स्वर है, उसमें वो ही प्रेम और वो ही करुणा दिखाई देती है जो उसके विद्यार्थी जीवन में दिखाई देती थी। नथिंग एल्स चेंज्ड हिम। राइटर कहता है कि मेरे भाई को आज तक कोई नहीं बदल पाया। हिज 7 चिल्ड्रन, ना तो उनके 7 बच्चे की जिम्मेदारी उन्हें बदल पाई, फादर मदर, ना ही ऑथर के मां बाप की जिम्मेदारी उसके बड़े भाई को बदल पाई। कैटल फील्ड्स, ना कि खेत खलियान और जो मवेशी हैं वो ही उसके बड़े भाई को उसके प्रति प्यार को बदल पाए। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर और खेतों की जो जिम्मेदारी थी, वो चीजें भी राइटर के बड़े भाई और उसके प्रेम को बदल नहीं पाई। ही इज द सेम माई एल्डर ब्रदर। आज भी भले ही राइटर इतना बड़ा हो चुका है, शादीशुदा, खुद बाल बच्चेदार हो चुका है, लेकिन उसके बड़े भाई का प्यार और जो परवाह है आज भी वो राइटर के प्रति उतनी है जितनी उसके विद्यार्थियों के जीवन में थी।
आई हैंडल्ड द लेटर केयरफुली। राइटर ने बड़े संभाल के उस पत्र को मेज के ऊपर से उठाया और उसे खोल के पढ़ा। ही हैड आस्क्ड मी टू कम होम। उसमें तुरंत राइटर को, ऑथर को घर आने के लिए कहा गया था। सम फ्यूड, कोई झगड़ा हैड क्रॉप्ड अप। उस पत्र में लिखा गया था कि घर में कोई झगड़ा उठ खड़ा हो गया है, उत्पन्न हो गया है। द टू सिस्टर्स इन लॉ हैड क्वारल्ड। असल में उसके बड़े भाई की पत्नी यानी उसकी भाभी और जो बीच के सेकंड नंबर के जो भाई हैं उनकी जो पत्नी है यानी कि जो छोटी भाभी और जो बड़ी भाभी है उनके बीच में झगड़ा हो गया है। अवर पैडी फील्ड्स, द कॉटेज एंड ऑल द मूवेबल एंड इमूवेबल्स वर टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अमंग अस। तो उसके बड़े भाई ने यह कह के बुलाया कि पूरे घर का, खेत का, खलिहान का, झोपड़ी का, हर एक चीज का बंटवारा होने वाला है। जो भी चल और अचल संपत्ति है उन सब का बंटवारा होने वाला है और इसीलिए माय प्रेजेंस वाज इंडिस्पेंसेबल। इसलिए राइटर की जो मौजूदगी है, जो उपस्थिति है वो अपरिहार्य है, उसे टाला नहीं जा सकता। यानी राइटर को अपने गांव पहुंचना ही होगा। It was my second brother who was so particular and adamant about the division. He wanted it any cost. राइटर को पत्र से यह भी पता चला कि उसके जो बड़े भाई है वो इस बंटवारे को नहीं चाहते, लेकिन जो दूसरे नंबर का भाई है वो विशिष्ट रूप से बहुत ही ज्यादा अड़ियल बन चुका है, एडमेंट बन चुका है कि इस बंटवारा होकर रहेगा और वो किसी भी कीमत में इस घर के बंटवारे को अब चाहता है। आई फिनिश्ड रीडिंग द लेटर। राइटर ने पूरा लेटर पढ़ा और वो पूरा माजरा समझ गया। अ कोल्ड स्वेट ड्रेंस्ड मी। लेकिन डर के मारे जो ठंडा पसीना छूटा उसने राइटर के पूरे बदन को तर कर दिया, भिगो दिया। आई फेल्ट हेल्पलेस। इसलिए राइटर ने अपने आप को बड़ा असहाय और ऑर्फेंड और अपने आप को एकदम से अनाथ महसूस किया। उसे ऐसा लगा जैसे मानो उसके सर पर जो बड़ों की छत्र छाया थी अचानक वो किसी ने छीन ली। अ सॉर्ट ऑफ डेस्पेयर हॉन्टेड मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। कई देर तक निराशा का जो एक भूत है वो उसको लंबे देर तक हॉन्टेड यानी कि सताता रहा। Quite relentlessly, I tried to drive them away, yawning helplessly in the chair. तो राइटर कुछ कर तो नहीं सकता था, भले ही उसको ये याद आ रहा था, ये बात ध्यान आ रही थी कि अब उसके जो रिश्ते नाते हैं सब बिखरने वाले हैं, जो बड़ों की छाया वो हटने वाली है, लेकिन फिर भी बड़ी ही निर्ममता से उसने इन सारे विचारों को दूर भगाने का प्रयास करा। जमाई लेता हुआ, उबासी लेता हुआ वो केवल अपनी चेयर पर पड़ा रहा और उस पत्र और इन सारी बातों के बारे में सोचता रहा। In the evening, when I told my wife about the partition that was to take place, I found her totally unperturbed. राइटर शाम को अपने घर लौटा और अपनी पत्नी को बताया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पूरी तरीके से इस घटना से अछूत थी। यानी उसकी पत्नी के ऊपर इस बंटवारे का, घर के बीच के झगड़े का और भाइयों के और भाभियों के सब परिवार के अलग होने का, टूटने की कोई भी तकलीफ या कोई खुशी उसके चेहरे पर नहीं दिखी। She just asked me when as if she was all prepared and waiting for this event to take place in a week's time, I said. लेकिन उसकी पत्नी जो थी, राइटर को यह तो पता चल गया कि उसकी पत्नी की भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंची बंटवारे की बात सुन के, लेकिन राइटर की पत्नी ने इतने तपाक से पूछा कि कब बंटवारा होने वाला है, जैसे मानो अपने मन ही मन में वो इस दिन के लिए तैयार होकर बैठी हो और लंबे समय से इस दिन की प्रतीक्षा कर रही हो। राइटर ने जवाब दिया कि 1 सप्ताह के अंदर बंटवारा हो जाएगा। In bed that night, my wife asked me all sorts of questions. उस रात जब वो अपने शाम को बिस्तर पे अपनी पत्नी के साथ लेटा था, उसकी पत्नी ने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बंटवारे से संबंधित राइटर से पूछे। What would be our share and how much would it fetch us on selling it? उसकी पत्नी ने पूछा कि बंटवारे में हमारे हिस्से में कितना हिस्सा आएगा और उसे बेच के कितने पैसे मिलेंगे। I said nothing for a while, but in order to satisfy her, at last guessed that it should be around 20,000 rupees. हालांकि राइटर का कहने का कोई मन नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी को संतुष्ट करने की खातिर उसने अंदाजा लगाते हुए कहा कि लगभग 20,000 रुपए नकद उस सारी चीजों को बेचने के बाद हमें मिल सकते हैं। She came closer to me and said, "We don't need any land in the village. What shall we do with it?" 20,000 रुपए की बात सुनते ही उसकी पत्नी के भाव चेंज हुए। वो उसके नजदीक आते हुए बोली कि हमें गांव में कोई जमीन वमीन रखने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे गांव की हम जमीन का? लेट अस सेल इट एंड टेक द मनी। तुरंत बंटवारा होते ही जमीन को बेचो और नकद पैसा ले लो। रिमेंबर व्हेन यू सेल इट हैंड ओवर मी द एंटायर 20,000। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जैसे तुम जमीन बेचो पूरे के पूरे 20,000 मेरे हाथ में रख देना। आई विल मेक प्रॉपर यूज ऑफ इट। मैं उस 20,000 रुपए का पूरा समुचित प्रयोग करूंगी। वी नीड ए फ्रिज। तुम्हें पता है ना हमें एक फ्रिज चाहिए। यू नो
समर इज अप्रोचिंग, गर्मियों के दिन आने वाले हैं। यू नीड नॉट टू गो टू द ऑफिस राइडिंग ए बाइसिकल, और तुम्हें भी ऑफिस आप अपनी खचड़ा साइकिल चला के जाने की जरूरत नहीं है। यू मस्ट हैव ए स्कूटर, तुम्हें एक सेकंड हैंड स्कूटर खरीद लेना चाहिए। एंड द रेस्ट वी विल पुट इन ए बैंक, और बाकी के बचे हुए पैसे हम बैंक में डाल देंगे। देयर इज नो यूज कीपिंग लैंड इन द विलेज, उसकी पत्नी दोबारा चेतावनी देती हुई कहती है गांव में जमीन रखने की जरूरत नहीं है। वी कैन नॉट लुक आफ्टर इट, क्योंकि शहर में रहते हुए हम गांव की जमीन की देखभाल नहीं कर पाएंगे। एंड वाई शुड अदर्स ड्रॉ बेनिफिट्स आउट ऑफ अवर लैंड, और गांव में अगर हमने खाली जमीन छोड़ दी तो दूसरे लोग उसका अनुचित फायदा उठाएंगे। ऐसा हम क्यों करें? गांव में फ्री की जमीन पड़ी रहेगी, लोग उस पर खेती बाड़ी और अपनी सब्जियां उगाएंगे। ऐसा करने की हमें जरूरत नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे। आई लिसन टू ऑल दिस लाइक एन इनोसेंट लैम्ब लुकिंग इनटू द डार्कनेस। राइटर कहता है कि उसने अपनी पत्नी की ये सारी निष्ठुर, जो दिल दुखाने वाली बातें थी, यानी उसकी पत्नी को बंटवारे की कोई चिंता नहीं है, उसको घर के टूटते हुए रिश्तों की कोई चिंता नहीं है, उसको चिंता है सिर्फ जमीन बेच के मिलने वाले पैसों से। तो राइटर उस निर्जीव किसी मेमने की तरह अंधेरे में घूर रहा था जो थोड़ी देर बाद कसाई के हाथों कटने वाला हो। आई फेल्ट एज इफ द butcher was sharpening his knife, humming a tune and waiting to tear me into large chunks of meat and consoling me saying that there is a better life after death। राइटर को ठीक ऐसा लगा जैसा कि वो निरी बकरी का मेमना है जिसके सामने कसाई खड़ा हुआ है, अपनी छुरी को धार लगा रहा है और एक गाना गुनगुना रहा है, और गुनगुनाते हुए वो राइटर जो है, जो कि एक मेमना है, उसको देखता हुआ कसाई कह रहा है कि चिंता मत कर, मरने के बाद तू बहुत ही अच्छी दुनिया में जाएगा। और राइटर को ऐसा लगा कि थोड़ी देर में वो कसाई उठेगा और उसके बदन के चंक्स यानी कि छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। यानी उसे अपनी पत्नी की बातें बिल्कुल निर्दयता से भरी हुई मालूम पड़ी। उसे लगा कि उसकी पत्नी में कोई भावना नहीं है, उसकी भावनाओं की कदर नहीं करती, उसके परिवार और उसके घर के रिश्तों की कोई परवाह नहीं करती। Gone are those days, gone are those feelings when the word home filled my heart with emotion। राइटर को लगा कि अब वो सारे दिन, सारी भावनाएं कहीं दूर जा चुकी हैं। एक जमाना वो भी था जब घर शब्द का उसके मन में गूंजते ही उसका मन प्रेम से, भावना से और घर से मिलने के लिए तड़प उठता था, लेकिन अब ऐसी कोई भावना नहीं है। एंड दैट अफेक्शनेट वर्ड ब्रदर, व्हाट फीलिंग इट हैड, अब उसे याद आता है कि प्रेम अनुराग से भरा हुआ शब्द भाई, अब उसकी वो जो भावना है वो भी दूर जा चुकी है। हाउ इट यूज्ड टू मेक माय हार्ट पाउंड विद लव, उसे याद आता है कि इस तरीके से घर और बड़ा भाई, जब ये दो शब्द उसके मन में आते थे, उसका दिल जो था वो प्रेम से धड़कने लगता था। रिकलेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स आई फील वीक पैथेटिक। इन सारी बचपन की यादों को करते करते राइटर का जो दिल है, ऑथर का, कथाकार का दिल भर आया और उसने अपने आप को बहुत ही कमजोर और दयनीय महसूस किया इन सारी परिस्थितियों के सामने। व्हाट इज द हार्ट, वेयर इज द हार्ट गोन, राइटर कहता है क्या हुआ इन परिवारजनों को, क्या हुआ उसके दूसरे नंबर की भाभी और उसके भाई के दिल को। वेयर आर दोज डेज, कहां गए वो भाइयों के प्यार भरे दिन। वेयर हैज दैट स्पॉन्टेनिटी ऑफ फीलिंग गोन, जो शब्दों की, जो भाईचारे की और जो संबंधों की जो तीव्रता थी, आखिरकार वो भावनाओं की तीव्रता कहां गई। कहां गया वो समय जब छोटा भाई बड़े भाई को प्यार करता था और भाभी अपने जेठ की परवाह करती थी। आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ ए स्ट्रेंजर could all of a sudden become so intimate, only sharing a little warmth by giving a silent promise of keeping close। राइटर कहता है कि न जाने कैसे ही हुआ कि बचपन के वो सारे जो उसके रिश्ते हैं वो एक झटके से उससे दूर हो गए, और ये अभी भी 2 साल पहले बनी जो उसकी पत्नी है वो एक थोड़ी सी नजदीकी, थोड़ी सी भावनात्मक संतुष्टि देकर उसे इतना नजदीक आ गई है कि वो उन लोगों को भूल चुका है जो उसके बचपन से और लंबे समय से उसके साथ ही रहे हैं। But I became my normal self in twin days। राइटर कहता है कि लेकिन ये जो उसके अंदर की तड़पन थी वो केवल 2 दिन तक रही, 2 दिन बाद वो बिल्कुल सामान्य हो चुका था। I grew used to what had been shock, अब वो उस आने वाले झटके के लिए तैयार हो चुका था। Later on in the marketplace, keeping pace with my wife, inquired about the prices of the different things she intended to buy। अब वो इतना लापरवाह हो चुका था और सारी भावनाएं उसकी कहीं दब चुकी थी कि 2 दिनों बाद में तो वो अपनी पत्नी के साथ बाजार में लंबे लंबे डग भरते हुए देखा जा सकता था। वो विभिन्न प्रकार की चीजें जो खरीदने जानी थी उसकी पत्नी के द्वारा, उन सबके रेट की, उनके दामों की इंक्वायरी कर रहा था। बाइंग ए फ्रिज वाज ऑलमोस्ट सर्टेन। इन 2 दिनों बाद सारी भावनाएं तो गुड़नछू हो गई और उसको यह भी लगने लगा अपनी पत्नी की तरह कि एक फ्रिज खरीदना अत्यंत आवश्यक है। एक सेकंड हैंड स्कूटर खरीदना भी बहुत जरूरी है। स्टीरियो सेट, गाने बजाने के लिए कैसेट प्लेयर लेना जरूरी है। एंड सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और उसकी पत्नी के पास इतने कम गहने हैं कि कुछ सोने के गहने लेना
भी जरूरी है। आई प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ द प्राइसेस, राइटर ने सभी सामानों के मूल्यों की सूची बना ली। शी केप्ट रिमाइंडिंग मी अबाउट हर इंटेंशंस एंड वाज शोइंग लॉट ऑफ इम्पेशंस। उसकी पत्नी बड़ी अधीरता दिखा रही थी और अपनी सारी बातें और अपनी जो नीयत थी उसका बार बार जिक्र अपने पति के सामने कर रही थी कि वो पैसा कहीं बर्बाद नहीं करना और जमीन को फालतू में गांव छोड़ के मत आना, बेच के आना। तुम्हें पता है ना मेरे इरादे कि मैं क्या करना चाहती हूं। इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून, आखिरकार सप्ताह के अंत का दिवस भी आ गया और शनिवार के दिन की बात है। आई लेफ्ट फॉर माई विलेज, राइटर जो है ऑथर, वो शनिवार की दोपहर को ही अपने ऑफिस को, दफ्तर को छोड़कर अपने गांव के लिए निकल पड़ा। द सेम बस वॉज देयर, और वो ही जर्जर खटारा बस वहां पर खड़ी हुई थी। इंस्पायरिंग इन टाइल द ओल्ड फैमिलियर फीलिंग, राइटर के अंदर की जो पुरानी भावना थी जब यानी कि वो एक विद्यार्थी बन के इस बस में बैठ के गांव जाया करता था, उन सारी चीजों को, सारी भावनाओं को भड़का रही थी। आई रश्ड टू ऑक्यूपाई द सीट जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर, माई फेवरेट सीट। इन माई हरी आई ब्रूज्ड माई नी अगेंस्ट द डोर। तो बस को देखते ही राइटर अचानक अपनी बचपन की यादों में इतना खो गया कि उसको पता भी नहीं चला कि अब वो शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है और उसकी एज भी अब ढलने लगी है। लेकिन वो तो पागलों की तरह, बच्चों की तरह, जैसे वो अपने विद्यार्थी जीवन के दिनों में करता था कि ड्राइवर की जस्ट पीछे वाली जो सीट होती है वो उसको ऑक्यूपाई करने के लिए, उसके कब्जा करने के लिए तेजी से भागा, और इस तेजी से भागने के चक्कर में उसका जो घुटना था वो उसने दरवाजे से जबरदस्त रगड़ा देकर मार दिया। इट हर्ट मी, दरवाजे से घुटना रगड़ने की वजह से राइटर को बड़ा दर्द हुआ। द ब्रीफ केस फेल ऑफ, उसके हाथ में जो ब्रीफ केस था वो भी गिर गया। एंड द लिटिल पैकेट कंटेनिंग द प्रसाद ऑफ लॉर्ड लिंगराज मीट फॉर माई डियर मदर वॉज स्कैटर्ड ओवर द ग्राउंड, और उसने जो भगवान शिव के मंदिर का जो प्रसाद था जो अपनी मां के लिए लेके जा रहा था वो छन्न से कर बस के फर्श पर बिखर गया। I felt as if the entire bus was screeching aloud in the question, after how many years? राइटर को लगा कि पूरी बस चीख कर उससे पूछ रही है कि इतने साल बाद तुझे याद आई अपने घर की। You have not bothered in the least to retain that tender love you had in your heart for your home. उसको लगा कि पूरी बस चीख चीख के सवाल पूछ रही है, इतने सालों बाद तुझे घर के याद आई, तू सारे बचपन का वो प्यार भूल गया, वो सारा प्यार भूल गया, वो दुलार भूल गया जो बचपन में तुझे मिला, और तू उन सारे प्यार दुलार को लौटाना भूल गया। Instead, you have sold it to the butcher to help yourself become a city babu. Cursed be on you. उसे लगा कि पूरी बस उसको धुतकार रही है, उसको ताना मार रही है कि एक शहरी बाबू बनने के लिए तूने अपने घर की सारी आत्मीयता को, भाई के प्यार को, मां के प्यार को और गांव की याद को, सबको एक कसाई के हाथों तूने बेच दिया, जैसे कोई पालतू जानवर को किसी कसाई को बेच देता है। तूने सारे अपने प्यार दुलार को कसाई को बेच दिया, सिर्फ एक शहर का नौकरशाह, एक बाबू बनने के लिए। भगवान करे तुझे श्राप लगे। It was I boarded the bus, collecting the briefcase and the content of the soiled packet, wearing a shameless smile for the cleaner and the conductor of the bus. तो राइटर कहता है कि जैसे वो गिरा उसको लगा कि पूरी बस चीख चीख के उससे सवाल कर रही है, लेकिन फिर भी वो बस में चढ़ा, अपने चेहरे पर उसने एक बेशर्मी की मुस्कुराहट लाई और जो मिट्टी में सना हुआ पैकेट था उस सामान को, उस प्रसाद को वापस इकट्ठा किया, अपने गिरे हुए ब्रीफकेस को उठाया और अपने चेहरे पर एक शर्मिंदगी भरी, एक बेशर्मी भरी मुस्कुराहट लाई, क्योंकि जो क्लीनर था, बस की सफाई करने वाला, और जो कंडक्टर था टिकट काटने वाला, वो उसको घूर घूर के देख रहे थे क्योंकि उसने पूरी बस लगभग गंदी कर दी थी। It was 5 in the evening when I got down. लगभग शाम 5 बजे के करीब राइटर अपने गांव पहुंचा। I had returned beforehand. यहां पहुंचने से पहले यानी शनिवार से पहले राइटर अपने भाई को पत्र डाल चुका था कि वो शनिवार की शाम को गांव पहुंचेगा। My elder brother was there to meet me एट द बस स्टॉप। तो स्वाभाविक तौर पर उसके जो बड़े भाई थे वो उसे लेने के लिए बस स्टॉप पे आ रखे थे। He appeared a little tired and worn out. राइटर ने महसूस किया कि उसके भाई काफी थके हुए और अब काफी पुराने पड़ चुके, यानी वृद्ध होने से दिखाई पड़ रहे थे। Give that briefcase to me. उतरते ही लेकिन उन्होंने नरेटर से कथाकार से कहा कि अपना ब्रीफकेस मुझे दो। That must be heavy. ये जरूर भारी होगा। He almost snatched it away from me. लेकिन ये कहकर उन्होंने राइटर के देने का इंतजार नहीं करा, बल्कि लगभग उसके हाथ से छीन लिया, ये कह के कि ये बहुत भारी होगा, इसे मुझे दे दो।
आई फॉरगॉट इवन टू टच हिज फीट। राइटर इतने लंबे समय बाद अपने गांव आया कि अपने जो संस्कार थे उनको भी भूल गया, और यहां तक कि अपने बड़े भाई के पांव छूने की जो परंपरा थी वो भी उसे याद नहीं रही। दिस हैड नेवर हैपेंड अर्लियर। हालांकि राइटर की कुछ देर बाद दिमाग में ये बात खटकती है, दिल दिमाग में, कि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसके भाई उसके सामने आए और उसने पांव नहीं छुए हो और वो भूल गया हो। ही वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी। लेकिन अब उसके लिए देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके बड़े भाई उसकी अगुवाई करते हुए आगे आगे चल रहे थे। वी वर वॉकिंग ऑन द विलेज रोड, डस्टी एंड एवर द सेम। गांव की पगडंडी अभी भी वैसी थी, धूल से सनी हुई और कभी ना बदलने वाली, और राइटर पीछे पीछे अपने बड़े भाई के चल रहा था। आई वॉज यूजुअली क्रॉसिंग द स्ट्रीट अलाउंग टू गो टू द टीचर इन द इवनिंग फॉर ट्यूशन। इस कच्ची मिट्टी से धूल बड़ी गांव की जो पुरानी सड़क है, उस पर चलते चलते राइटर को याद आता है कि वो अक्सर बचपन में इसी सड़क को क्रॉस करके, पार करके अपने ट्यूशन के यहां पर अपने शाम की ट्यूशन के लिए पढ़ने जाता था। It was generally late and dark when I returned from my studies. लेकिन जब वो शाम को ट्यूशन से घर निकलता था तब अक्सर अंधेरा हो जाया करता था। Unfailingly, my elder brother would be there to escort me back home. Test I should be frightened. ये टेस्ट नहीं है, लीस्ट है। लीस्ट आई शुड बी फ्राइटेंड। लेकिन बिना किसी अनियमितता के जब भी वो शाम को बाहर निकलता और बाहर अंधेरा गहरा चुका होता, तो बिना किसी अनियमितता के, बिना कोई नागा किए, हमेशा उसके भाई को वो अपने बाहर खड़े पाता, जो उसको एस्कोर्ट, उसको अगुवाई करते हुए उसे सीधा घर तक लेके जाते, सिर्फ इसलिए कि राइटर को अंधकार भरे रास्ते में कहीं डर ना लगे। ही वुड कैरी द लैंटेन, माई बैग ऑफ बुक्स एंड नोट्स। राइटर की बस्ता, उसकी किताबें, उसकी स्लेट, ये सारी चीज उठाकर, एक लालटेन लेकर उसके बड़े भाई हमेशा अगुवाई करते हुए आगे चलते थे। कम होल्ड माई हैंड एंड वॉक विद मी। ही समटाइम्स यूज्ड टू कैरी मी ऑन हिज शोल्डर्स व्हाइल गोइंग टू द फील्ड्स फॉर ए स्ट्रोल। राइटर को याद आता है कि जब अक्सर वो थक जाता था इस तरीके से चलते चलते, तो वो पीछे छूट जाता, और तब जो उसके बड़े भाई थे वो बड़े प्यार से पीछे मुड़ के पुकार के उसको कहते थे कि आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ के चलो अगर तुम थक गए हो। तो उसे याद आता है कि किस तरीके से यही उसके वो बड़े भाई थे जो उसे अक्सर अपने कंधों पे बिठा लेते थे जब वो खेतों पे उसे स्ट्रोल यानी कि घुमाने लेकर जाते थे। तो ये सारी बचपन की यादें उसे बड़े भाई के पीछे चलते चलते अचानक एक एक करके याद आती है। The bus stop was some distance from the village. गांव का जो बस अड्डा था वो गांव से थोड़ी दूरी पर था। I had fallen behind him. उसके भाई तो बड़ी तेजी से चल रहे थे, लेकिन जो शहर का थका हुआ बाबू है हमारा राइटर, वो बड़ी जल्दी थक गया और पीछे छूट गया। He stopped and asked the same old question he used to ask. I just could not speak. हमेशा की तरह 20 साल पुराना जो उसका बड़ा भाई है वो पीछे पलटा और बचपन के दिनों की तरह उससे पूछा कि अगर थक गए हो क्या तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है। लेकिन राइटर जो था इस बार कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उसके मन के अंदर अपराध बोध था। उसे लग रहा था कि उसने कुछ गलत जरूर किया है। द पास्ट वॉज स्प्राउटिंग अप इन मी। जो पहले की यादों की जो यादें थी, पहले जमाने की जो यादें थी, राइटर का जो इतिहास था, अपने भाई के साथ गुजारा गया जो टाइम था, वो एक एक करके किसी अंकुर की तरह उसके मन में, उसके दिलो दिमाग में एक एक घटना कहीं उसके दिमाग में याद आ रही थी, फूट रही थी। द चाइल्डहुड डेज एंड द डेज नाउ। वो बचपन के दिनों और आज के दिनों की तुलना करता है। टाइम हैज कोआगुलेटेड फॉर मी। उसे लगता है कि शायद समय जम चुका है, शायद समय वहीं का वहीं थम चुका है। उसे आज भी ऐसा ही एहसास हो रहा है जैसा वो बचपन में महसूस किया करता था। बट आई हैव चेंज। सिर्फ वो बदला है, बाकी कुछ भी नहीं बदला। बट माई एल्डर ब्रदर, लेकिन क्या उसके बड़े भाई बदले हैं? टाइम कुड नॉट ब्रिंग अपॉन हिम एनी चेंज। उसे साफ ये बात दिखती है, परिलक्षित होती है कि समय उसके भाई के अंदर कुछ भी बदल नहीं पाया। एज इन दोज डेज ही वॉज स्टिल वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी कैरिंग माई बैग। आई फेल्ट सो स्मॉल। राइटर ने महसूस किया कि समय उसके भाई में कोई बदलाव नहीं कर पाया। आज भी वो बड़े प्यार से उसके हाथ के भार को उठाकर बड़ी तेजी से, स्फूर्ति से आगे चल रहे हैं, और आज भी वो उनके पीछे छूट गया है और ठीक वैसा ही महसूस कर रहा है जैसे बचपन में महसूस करता था। अचानक उसे लगने लगा कि वो कोई नौजवान शादीशुदा बाल बच्चेदार आदमी नहीं, बल्कि वो छोटा सा बच्चा है जो अपने बड़े भाई के पीछे चल रहा है। Hesitatingly, I said, brother, give me that briefcase. घबराते हुए, थोड़ा हिचकिचाते हुए राइटर आगे बढ़ा और उसने कहा कि भैया मेरे को बैग दे दीजिए। Let me carry it for a while. थोड़ी देर मैं इस बोझ को उठा लेता हूं। Don't you worry. I said, it is heavy and you are tired. लेकिन उनके बड़े भाई ने बड़े प्यार से मना कर दिया कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, ये बहुत भारी है और तुम दूर से आए हो, थके हुए हो। Let us quicken our steps. तुम तो खाली तेज तेज कदम बढ़ाओ। You must be feeling hungry. तुम्हें तो भूख भी लग रही होगी। It is time for the evening meal. शाम के खाने का समय भी हो चुका है। आई फॉलोड हिम इन साइलेंस। और उसके बाद राइटर चुपचाप किसी छोटे बच्चे की तरह अपने भाई के पीछे चलता रहा।
We reached home. Finally, ऑथर राइटर जो है अपने भाई के साथ अपने घर पहुंचा. It was already dark. शाम का जो अंधेरा था वो रात के गहरे अंधेरे में बदल चुका था. The time for the lighting of the wicks before the sacred तुलसी plant. दिया बत्ती करने का तुलसी में जो आंगन में जो तुलसी का चौक था उसके ऊपर दिया बत्ती का समय हो चुका था और दिया बत्ती जलाई जा चुकी थी. अनलाइक दोस डेज नन ऑफ माय नेफ्यूज रश्ड टुवर्ड्स मी होल्डिंग. सिर्फ एक डिफरेंस था, बाकी सब कुछ सामान्य था. बड़े भाई का व्यवहार वैसा था, गांव की मिट्टी से भरी सड़क वैसी थी, यहां तक कि घर का माहौल भी एक जैसा था. तुलसी में दिया जल रहा था, अगरबत्ती जल रही थी, सब कुछ वैसा का वैसा था. सिर्फ एक बदलाव यह था कि उसके जो भतीजे भतीजियां थे ये वो हमेशा की तरह चिल्लाते हुए, चीखते हुए, शोर मचाते हुए जो उसकी तरफ लपकते थे, आज वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे. हियर इज अंकल. वरना आज से पहले वो बचपन में चेक कर आते थे और कहते थे कि चाचा आ गए. माय सिस्टर इन लॉ डिड नॉट रन फ्रॉम द किचन टू रिसीव मी. उसकी छोटी भाभी किचन से भागकर उसका स्वागत करने आती थी, वो भी कहीं नजर नहीं आ रही थी. I was all quiet and calm. ये I नहीं है, ये it है. It was all quiet and calm. सब कुछ बहुत ही शांत और एकदम स्थिर था. Only my mother came and stood near me. सिर्फ राइटर की, ऑथर की जो मां है वो बाहर आई और उसके बगल में आके खड़ी हो गई. The second brother and his wife were nowhere to be seen. उसके दूसरे नंबर का भाई और भाभी पूरे घर में कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे. In the entire house there was an air of unusualness. पूरे घर के अंदर एक अस्वाभाविक वातावरण था. Rather the stillness of the graveyard. काफी हद तक ये सन्नाटा जो है शमशान की शांति से एकदम समान था. As if the house was preparing for its ultimate collapse. ऐसा लग रहा था कि पूरे घर में शमशान सा सन्नाटा पसरा है और ऐसा लग रहा है कि मानो अब घर जो है वो अपने ध्वस्त होने का इंतजार कर रहा है. I tried to be normal with everyone. हालांकि राइटर ने अपने मन के इन भावों को छुपाने का पूरा प्रयास करा और सबके साथ सामान्य बर्ताव करने का प्रयास किया. But there was that abominable lull all around. लेकिन चारों तरफ एक घिनौना सा लल यानी कि सन्नाटा पसरा हुआ था. राइटर के चारों तरफ एक घिनौना सन्नाटा पसरा हुआ था. My second brother and his wife in spite of their presence at home showed no emotion. हालांकि राइटर जानता है कि उसके दूसरे नंबर का भाई और भाभी घर में ही है, लेकिन घर में होने के बावजूद उन्होंने कोई भी प्यार, दुलार या भावना राइटर के घर आने पर नहीं दिखाई. यानी वो राइटर से मिलने तक या दो शब्द बोलने तक नहीं आए जैसा कि वो पहले किया करते थे. They were all sad for the partition and they cared for nothing else. राइटर साहब भाग चुका था कि अब जो उसके भाई भाभी हैं दूसरे नंबर के, उन्हें सिर्फ बंटवारा चाहिए और उसके अलावा उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है. I could not sleep that night. राइटर पूरी रात भर सो नहीं पाया and the following morning passed quite uneventfully. और अगले दिन जब सुबह हुई कोई भी घर में घटना या कोई भी बातचीत, कोई नई चीज नहीं घटी, सब कुछ सामान्य चलता रहा. It was midday. अगले दिन दोपहर का यानी संडे की दोपहर का समय था. 7 or 8 people had gathered in our court यार्ड टू सुपरवाइज द डिवीजन. 7 या 8 जो गांव के बड़े लोग मुखिया थे वो राइटर के घर के बरामदे में इस जो बंटवारा हो रहा था उसकी अगुवाई करने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए जमा हो चुके थे. द 3 ब्रदर्स वर प्रेजेंट. राइटर और उसके दोनों भाई, तीनों जने के जो तीनों भाई थे वो भी मौजूद थे. मदर वॉज नॉट टू बी सीन एनीवेयर इन द विसिनिटी. लेकिन इस पूरे बसावट के अंदर राइटर की मां का नामो निशान कहीं भी नहीं था. वो शायद कहीं और छुप चुकी थी और इस बंटवारे को नहीं देखना चाहती थी. वी वर वेटिंग फॉर द फाइनल सेपरेशन as if ready to slice out the flesh of the domestic body which our parents had nourished since the day of their marriage. राइटर को ऐसा लगने लगा कि जैसे मानो वो कोई घर नहीं बल्कि जीता जागता कोई इंसान है, उनके परिवार का सदस्य है जिसकी परवरिश उनके पूर्वजों ने कई साल पहले करी थी अपनी शादी के समय से. तो उसके पूर्वजों ने तो इस शरीर को पाला पोसा, लेकिन आज जो ये तीनों भाई हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि इस शरीर की बोटी बोटी करके उनके बीच में बांट दी जाए. एंड देन we would run away in 3 different directions clutching a piece each. बिल्कुल ठीक ऐसा लग रहा था जैसे वो शरीर के टुकड़े बोटियां बोटियां होने का इंतजार कर रहे हैं और इस शरीर की बोटियां बोटियां होते ही ये तीनों भाई अपने अपने टुकड़े लेंगे और अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में चलते बनेंगे. All the household articles were heaped in the family courtyard. घर का एक एक छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा जो सामान था उसका आंगन में ढेर लगाया गया. These were to be divided into 3 parts. इन सारे सामान का 3 बराबर अनुपात हिस्सों में बंटवारा होना था. All the small things of the house, almost every movable
starting from the ladders made out of coconut shells and the bamboo to the little box where father used to keep his beetles. घर का छोटे से छोटा जो उठाए जाने योग्य सामान था, यानी मूवेबल, जिसको हम चला सकते हैं, इधर से उधर हटा सकते हैं, उस सारे सामान को उठाकर आंगन में ढेर लगाया गया। यहां तक कि लैडर्स, यानी कि जो कोकोनट का जो नारियल का खोल होता है उससे बनाई गई जो करछियां थी, वो करछियां तक, यहां तक कि बांस से बना हुआ वो छोटा सा पानदान जिसमें राइटर के पिताजी अपने सुपारी और पान रखा करते थे, उसको भी आंगन के बीच में लाके ढेर पर रखा गया। द एक्स, घर की कुलाड़ी, एंड द ओल्ड रेडियो, पुराना रेडियो, सेड टू हैड बीन प्रोड्यूस, उसको भी ढेर पर लाके रखा गया। अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द आइटम्स वाज मेड, सारे सामान की एक लंबी सूची बनाई गई। नथिंग वाज स्पेयर्ड, घर के किसी मामूली से मामूली सामान को भी नहीं बख्शा गया। नीदर द डिकनी वुडन रस्ट क्रशर, हालांकि जो उड़िया भाषा में डिकनी कहते हैं उसको, जो ओखली बनी हुई होती है, लेकिन वो ओखली लकड़ी की बनी होती है और उसमें चावल कूटते हैं वो लोग। नॉट द लिटिल फिगर्स ऑफ द फैमिली आइडल्स, यहां तक कि जो घर की देवी देवताओं की मूर्तियां थी उनको भी लाकर ढेर पर रखा गया। आई सॉ माई एल्डर ब्रदर्स आइज, राइटर ने देखा कि अचानक उसके बड़े भाई अपनी जगह से खड़े हुए। ही स्टॉप्ड फॉर ए मोमेंट नियर द पाइल ऑफ द थिंग्स एंड अनफास्टेंड द स्ट्रैप ऑफ हिज रिस्ट वॉच एंड प्लेस्ड इट ऑन द हीप विद द अदर थिंग्स। फिर कुछ देर, एक बार वो उठ के खड़े हुए, कुछ देर के लिए हिचकिचा के रुके उस सामान के ढेर के आगे। फिर राइटर ने देखा कि उन्होंने अपनी जो हाथ घड़ी थी उस हाथ घड़ी के पट्टे को खोला और उसको उठाकर उन्होंने उस अन्य सामान के ढेर के ऊपर रख दिया। Perhaps a tear trickled down his cheek, राइटर ने देखा कि शायद एक आंसू की बूंद उनके गालों से लुढ़की। With a heavy sigh he left the place, और एक गहरी दुख भरी आ उन्होंने भरी और फिर वहां ढेर से दूर हट गए और अपनी यथा स्थान पर आके बैठ गए। I had often heard him say that father had bought him the wrist watch when he was in his 11th class. राइटर को जब ये घड़ी दिखी तो उसे याद आया कि ये वही घड़ी है जो अक्सर उसने कहते हुए सुना था कि पिताजी ने ये उसके बड़े भाई को जब खरीद के दी थी जब उसके बड़े भाई 11वीं कक्षा में थे। But I also remember well in my MA final year he had mortgaged that was to send me money to go to Delhi for an interview. लेकिन अगर हम इस पुरानी लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो इसका मतलब ये पैतृक संपत्ति हुई क्योंकि उसके पिता ने उसके बड़े भाई को दिए थे। लेकिन राइटर को यह बात अच्छी तरीके से याद है कि जब वो एमए में था, एमए के अपने अंतिम वर्ष में था, तो उसकी एक नौकरी लगी और नौकरी के इंटरव्यू के लिए, वही नौकरी जिसे वो आज कर रहा है, लेकिन उस नौकरी का इंटरव्यू देने उसे दिल्ली हेडक्वार्टर्स जाना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसके बड़े भाई ने इसी घड़ी को मॉर्गेज यानी कि गिरवी रखा था और उसके बदले में पैसे राइटर को भेजे थे और तब वो इंटरव्यू दे पाया जिसकी नौकरी आज वो कर रहा है। He had sent me an amount of 150 rupees, पूरे 150 रुपए की रकम इस घड़ी को गिरवी रखकर राइटर के बड़े भाई ने राइटर को भेजी थी। I remember clearly, और राइटर को यह घटना पूरी अच्छी तरीके से याद है। No one knows whether the wristwatch would come back to him or not, और अब इस ढेर में रखने के बावजूद इस घर में कोई नहीं जानता कि यह घड़ी उसके बड़े भाई के हिस्से में आएगी कि नहीं आएगी। तो राइटर यानी यहां पर यह बताना चाहता है कि जब उसके बड़े भाई ने उस पिता की दी हुई घड़ी को गिरवी रखा और गिरवी को जब उन्होंने अपने पैसे देके जुड़ाया तो यह घड़ी अब पैतृक संपत्ति नहीं रही बल्कि उसके भाई की निजी संपत्ति हो चुकी है। लेकिन फिर भी उसके भाई इतने दयाशील हैं, बिल्कुल किसी चीज में, पिता की दी हुई किसी चीज में अपना अधिकार होते हुए भी वो जताना नहीं चाहते कि वो उस घड़ी को लियाकर उस ढेर में रख देते हैं, ये जानते हुए भी कि हो सकता है कि घड़ी दोनों में से किसी और भाई को मिल जाए। His action seemed symbolic of on his snapping all his attachment with the past. ये घड़ी रखना इस बात का राइटर को लगा कि एक संकेत है, एक लाक्षणिक संकेत है कि शायद जो उसके भाई हैं वो अपने अतीत से पल्ला छुड़ाना, झाड़ लेना चाहते हैं, यानी वो अतीत की किसी भी ऐसी चीज को अपने दिल के नजदीक नहीं रखना चाहते जो आगे जाके उन्हें पिता और अपने भाइयों की याद दिलाए और उन्हें सताए। आई वॉज साइलेंट, लेकिन राइटर कुछ नहीं कह पा रहा था, वो पूरी तरीके से खामोश था। माई एल्डर सिस्टर इन लॉ वॉज इन द कोर्टयार्ड, सिर्फ पूरे बरामदे में अगर कोई महिला थी तो वो थी उसके दूसरे नंबर की भाभी। माई सेकंड ब्रदर वॉज ऑफन विस्परिंग थिंग्स इनटू हिज वाइफ्स ईयर एंड वॉज देयर टेकिंग हिज प्लेस विद अस। बीच बीच में सेकंड नंबर का जो राइटर का भाई था वो खड़ा होता, अपनी पत्नी के कान में जाके कुछ फुसफुसाता और फिर वापस आके भाइयों के बीच में बैठ जाता। इट वॉज लाइक द बुचर्स नाइफ गोइंग टू स्टोन
टू शार्पन हिज स्ट्रेंथ। ऐसा लग रहा था कि उसका भाई बीच बीच में खड़े होकर अपनी पत्नी से सलाह मशवरा नहीं कर रहा, बल्कि ठीक वैसा ही जैसे कोई कसाई किसी जानवर को काटते समय बीच बीच में जाके अपने छुरी को धार लगाता है। बिल्कुल राइटर को अपने बीच वाले भाई का एक कृत्य, ये काम उसी प्रकार का जान पड़ा। द एल्डर ब्रदर वॉज काम एंड कंपोज, लेकिन जो बड़े भाई थे वो पूरी तरीके से शांत और पूरी तरीके से स्तब्ध थे। लाइक ए परफेक्ट जेंटलमैन ही वॉज लुकिंग एट द प्रोसीडिंग्स डिस्पैशनेटली। पूरी तरीके से बिना किसी जोश के एकदम शांत और स्तब्ध बने हुए उसके जो भाई थे किसी बहुत महान व्यक्ति की तरह इस पूरी कार्रवाई को देख रहे थे। एग्जैक्टली एज ही हैड डन ऑन द डे ऑफ द सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी ऑफ हिज सन एंड ऑन द डे ऑफ माई मैरिज। उसके भाई के चेहरे पर अभी भी उतनी संतुष्टि, उतने शांत और इतने स्तब्ध भाई थे जितने उनके खुद के बेटे की जनेऊ संस्कार के समय और राइटर की ऑथर की शादी के समय थे। यानी अभी भी उनके चेहरे पर कोई भी घृणा या नफरत या गुस्से के भाव नहीं है। इट वॉज द सेम प्री ऑक्यूपाइड एंड ग्रेव मैनर। अभी भी उनके चेहरे पर वही धीर गंभीर भाव थे, अटेंडिंग सिंसियरली टू हिज ड्यूटी। और ये जो उनके भाव है ये उनके चेहरे पर जब कभी देखे जा सकते हैं जब वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, जब वो अपने परिवार की किसी भी ड्यूटी को पूरा करते हैं। उनके चेहरे पर वही धीर गंभीर भाव होते हैं। लेकिन आज इस घर के बंटवारे के समय आज भी उनके चेहरे पर वही भाव है। While discussing anything with my second brother, he had that same calm and composed voice। यहां तक कि अपने दूसरे नंबर के भाई यानी वो भाई जो पूरे घर का बंटवारा कर रहा है उससे भी अगर कोई बात के वो डिस्कस करते हैं, कोई सलाह मशवरा करते हैं, तो भी उनके बड़े भाई के चेहरे पर उतनी धीरता और उतना ही गंभीर रहता है। नॉट ए साइन ऑफ डिस्गस्ट एंड रिग्रेट। ना तो उनके भाई के चेहरे पर कोई घृणा का भाव आता है और ना ही कोई पछतावे का भाव आता है कि उस जिन भाइयों के लिए उन्होंने इतना कुछ करा वही भाई आज घर का बंटवारा करवा रहे हैं। लेकिन उनके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं है। I remember the year father died। राइटर को बचपन की एक एक याद आती है, वो दिन याद आता है जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी। We had to live under a great financial strain। पिता के मरने के बाद एक जबरदस्त जो निकृष्ट किस्म की आर्थिक स्थिति थी उससे राइटर के परिवार को गुजरना पड़ा। इट वॉज विंटर। सर्दियों का समय था। द चिल वॉज एट इट्स हाइट। सर्दियां अपनी पूरी जोरों पर थी। वी हैड अ लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स। सबके पास, परिवार के सदस्यों के पास केवल एक ही कंबल था। द कोल्ड वॉज सो बिटिंग। लेकिन सर्दियां पूरी तरीके से बाइटिंग यानी कि एकदम कांटे चुबाने जैसी पड़ रही थी। पर्टिकुलरली एट मिडनाइट, विशेष तौर पर जब आधी रात का समय होता तब सर्दी, कड़ाके की सर्दी पड़ती थी। दैट वन ब्लैंकेट वॉज नॉट एनफ फॉर वन। और एक कंबल एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त साबित नहीं होता था। दैट नाइट आई वॉज स्लीपिंग इन द पैसेज रूम। और राइटर को उन्हीं दिनों की वो रात याद आती है जब वो गलियारे में, कमरे के गलियारे में सो रहा था। व्हेन आई वॉक अप इन द मॉर्निंग आई फाउंड माई एल्डर ब्रदर्स ब्लैंकेट ऑन मी एडेड टू माइन। लेकिन जब कड़ाके की रात गुजरने के बाद राइटर की सुबह आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके भाई ने अपना कंबल भी राइटर के ऊपर उड़ा रखा था। अर्ली एट द डॉन ही हैड लेफ्ट फॉर द फील्ड्स विदाउट अ ब्लैंकेट ऑन हिज शोल्डर्स। बिना कोई कंबल लिए उस कड़ाके की ठंड में भोर के समय यानी जब सुबह उगा भी नहीं था उसके भाई खेतों की तरफ निकल चुके थे। इफ ही हैड बीन आस्क्ड व्हाई, राइटर जानता है कि लेकिन अगर उसके भाई से जाके पूछा जाता कि ऐसा उन्होंने क्यों करा, क्यों उन्होंने अपना कंबल राइटर के ऊपर उड़ा दिया, क्यों बड़ी कड़ाके की ठंड में वो खेतों में बिना कंबल के चले गए, ही वुड हैव surely said in his usual manner that he did not feel the cold। तो वो अपने स्वाभाविक सा एक ही उत्तर देते कि भैया मुझे सर्दी नहीं लग रही है। लेकिन ये सिर्फ झूठ होता और कुछ भी नहीं। Now I have a comfortable income। लेकिन राइटर अब अपने आप को धिक्कारता है। उसे याद आता है कि आज उसके पास में एक अच्छी खासी मासिक तनख्वाह आती है। Yet it had never occurred to me think of buying and warm clothes for my elder brother। उसके मन ने धिक्कारते हुए कहा कि तेरे पास इतनी अच्छी खासी तनख्वाह आती है लेकिन आज तक तूने अपने भाई के लिए गर्म कपड़ा भी नहीं खरीदा। He is still satisfied and happy with that old tattered blanket। लेकिन उसके भाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज भी अपने उस जर्जर जो कंबल है उस कंबल के साथ खुश हैं और पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। दैट ही हैड कवर्ड मी विद वंस। उसी कंबल के साथ, उसी जर्जर रेजा हुए कंबल के साथ जिससे एक रात को उन्होंने अपने भाई को ढांका था यानी कि राइटर को ढांका था, आज भी वो अपने उस जर्जर हुए कंबल के साथ संतुष्ट और खुश हैं। द सेम ब्लैंकेट वॉज देयर बिफोर मी विद ऑल द अदर थिंग्स। और राइटर की नजर अचानक उस ढेर पर पड़ती है। आज भी वो जर्जर कंबल उस सामानों के ढेर के ऊपर रखा है जिसका बंटवारा होने वाला है।
आई शिवर्ड विद द कोल्ड एंड माई ओन इन ग्रेटिट्यूड। राइटर को जैसी वो कंबल दिखाई देता है वो ठंड से बुरी तरीके से कांपने लगता है, और सिर्फ ठंड से नहीं बल्कि उसकी जो कृतज्ञहीनता है, जो वो अपने भाई की तरफ उसने जो नेग्लिजेंसी, जो लापरवाही दिखाई है अपने भाई के परवाह और उसके प्यार के प्रति, उन सारी बातों को याद करके राइटर के बदन में एक कब कपाहट होने लगती है। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन वॉज फाइनली ओवर। बंटवारे की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। वॉट एवर द सेकंड ब्रदर डिमांडेड माई एल्डर ब्रदर एग्रीड टू इट विद ए स्माइल। बीच में सेकंड नंबर का भाई जो भी उचित अनुचित चीजों की डिमांड करता है कि ये चीज मेरे हिस्से में आनी चाहिए, तो वह देखता है राइटर की उसके बड़े भाई मुस्कुराकर उस चीज को उसके नाम कर देते हैं। माई सेकंड ब्रदर प्रपोज टू बाय द शेयर ऑफ द लैंड दैट वाज गिवन टू मी एंड ऑफर्ड 18,000 रुपीज एज द प्राइस। और राइटर का काम यहां हाथों हाथ बन जाता है कि उसका जो सेकंड नंबर का भाई होता है और राइटर के हिस्से में आई हुई जमीन के 18,000 रुपए नकद देने के लिए हाथों हाथ तैयार हो जाता है। इन द इवनिंग माई एल्डर ब्रदर टुक मी अलॉन्ग विद मी टू शो मी द पैडी फील्ड्स दैट वर टू बी माइन। शाम के समय उसके जो बड़े भाई होते हैं वो राइटर को उसके धान के जो खेत होते हैं, जो उसके हिस्से में आने वाले होते हैं, वो दिखाने के लिए लेके जाते हैं। आई क्वाइटली फॉलोड हिम। राइटर चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। वी मूव्ड फ्रॉम बाउंड्री टू बाउंड्री। एक खेत की मेड़ से लेकर दूसरी मेड़ तक, दीवार तक वो लोग घूमते हैं। Everywhere I could feel the imprints of its feet। राइटर को ऐसा महसूस होता है कि खेत में हर एक जगह चक्के चप्पे पर उसके भाई के कदमों के निशान है। His palm, उनकी हथेलियों के एंड his fingers, और उनके हाथों के निशान है। यानी इससे साफ दिखाई देता है कि खेत में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां उसके भाई ने अपनी मेहनत ना करी हो। On the bosom of the paddy fields sparkled the pulse of my elder brother's sweat। राइटर को महसूस होता है कि उस धान के खेतों में जो पानी की बूंदे हैं वो पानी की बूंदे नहीं बल्कि उस खेत की छाती के ऊपर जो वो पानी की बूंदे हैं वो उसके बड़े भाई के पसीनों की बूंदे हैं जो कि चमचमा रही हैं। He was showing me the fields as a father would introduce a stranger to the family members। राइटर को ऐसा महसूस होता है कि उसके भाई उसके खेतों से परिचय इस तरीके से करा रहे हैं जैसे कोई घर का बड़ा पिता अपने परिवार के सदस्यों का परिचय किसी अजनबी व्यक्ति से कराता है। इन द मॉर्निंग आई वॉज टू लीव फॉर भुवनेश्वर। अगले दिन रात को सब कुछ ठीक होता है। सुबह जब उठते हैं तो राइटर का सोमवार का दिन होता है और उसे शहर में अपने ऑफिस पर पहुंचना होता है। आई हैड नो करेज टू मीट माई एल्डर ब्रदर। लेकिन राइटर में इतना साहस नहीं था कि वो अपने बड़े भाई का सामना कर सके, उनके सामने जाके उनसे विदा ले सके। बिफोर लिविंग फॉर द बस स्टॉप आई हैड हैंडेड ओवर द स्मॉल स्लिप ऑफ पेपर टू माई एल्डर सिस्टर इन लॉ। लेकिन घर से निकलने से पहले, बस स्टॉप के लिए निकलने से पहले राइटर ने एक छोटी सी एक चिट्ठी लिखी, एक सूची जो थी उसके पीछे एक चिट्ठी लिखी और अपनी बड़ी भाभी को थमा दी। विच हैड द डिटेल्स अबाउट माई शेयर। ये वही सूची थी जिसमें राइटर के हिस्से आई गई चीजों का सामान की लिस्ट थी। उसी के पीछे राइटर ने एक चिट्ठी लिख दी। राइटिंग ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ द स्लीव आई हैड आस्क्ड हर टू डिलीवर टू माई एल्डर ब्रदर एंड स्टिल्टली slipped out of the house I had returned। राइटर कहता है कि वो सूची, उसका जो पीछे खाली रिक्त स्थान था उस पे मैंने एक छोटी सी चिट्ठी लिखी और अपनी बड़ी भाभी को दी और उनसे विनती करी कि भैया जैसी जगह वो उनके हाथ में दे दी जाए। और वो चुपके से चोरों की तरह उस घर से बाहर निकल के आ गया। राइटर कहता है कि मैंने उसमें लिखा, ब्रदर भैया व्हाट शैल आई डू विद द लैंड। भैया मैं इस जमीन का क्या करूंगा। यू आर माई लैंड। आप मेरी जमीन हो फ्रॉम वेयर आई कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग इन लाइफ। अपने जीवन में मैंने जो कुछ भी पाया है उस हर एक चीज की फसल मैंने आपके ऊपर करी है। आप ही वो मेरे खेत हो जिन पे मैंने अपने सपनों रूपी फसल को बोया था और आज उस सपने रूपी जो फसल है उसका आनंद ले रहा हूं, उसको काट रहा हूं। आई डिड नथिंग सेव यू। मैं आपके अलावा किसी भी चीज को नहीं चाहता। एक्सेप्ट दिस, कृपया इसे स्वीकार करें। कृपया, इफ यू डिनाई, अगर आप मना करेंगे, आई शैल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन। अगर आपने इन चीजों को लेने से मना करा तो मैं कभी भी जीवन में आपको चेहरा नहीं दिखाऊंगा। आपका बाबुली। दास बेनर की लिखी हुई जो कहानी है, मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो ट्रिब्यूट है, ये जो श्रद्धांजलि है, वो असल में कहानी का जो नरेटर है, जो कथाकार है, जो ऑथर है जिसने लिखी है, उसने ये श्रद्धांजलि अपने बड़े भाई को दी है। अपने बड़े भाई के प्यार दुलार और जो पिता स्वरूप उन्होंने राइटर की बचपन में सेवा और उसे प्यार करा, उसके बदले में उसने अपने बड़े भाई के प्यार को ये श्रद्धांजलि दी कि उसके हिस्से में जो कुछ भी सामान आया उसको बेचने की बजाय उसने वो अपने भाई के नाम कर दिया। और नाम क्या कर दिया, उनको समर्पित
समर्पित कर दिया। उन्होंने जो पिता तुल्य सेवा करी थी राइटर की, एक अपना बेटा मान के उसकी राइटर की सेवा करी थी, अपने दोनों भाइयों की देखभाल करी थी, उसके बदले में राइटर का यह फर्ज बनता था कि वो अपने भाई को कुछ ऐसा अपने भाई के लिए करे जो उनके प्यार के प्रति एक श्रद्धांजलि स्वरूप उन्हें वो प्रस्तुत कर सके। तो राइटर लास्ट में अपना हिस्सा नहीं लेता है क्योंकि उसके पास में अच्छी सफिशिएंटली आमदनी है। वो आज नहीं तो कल स्कूटर भी खरीद लेगा, फ्रिज भी खरीद लेगा, लेकिन अपने भाई के प्रति अगर कोई सच्ची श्रद्धांजलि उसे नजर आए तो वो उस घर के उस हिस्से में नजर आए। यानी उसने घर को टूटने से अब 3 हिस्सों में टूटने की बजाय अब उसका घर केवल 2 ही हिस्सों में टूटा, और इस तरीके से राइटर ने अपने घर को भी टूटने से बचा लिया और अपने भाई को एक सच्ची श्रद्धांजलि भी दे दी। कहानी बिल्कुल सिंपल थी। आई होप सबको समझ में आ गई होगी, बट डोंट फॉरगेट टू शेयर विद अदर स्टूडेंट्स, और अपना जो वैल्यूएबल कमेंट्स है वो अपनी वीडियो में जरूर दो। ये नहीं कि सिर्फ चोरों की तरह चुपचाप देखा और उसके बाद में कोई रेस्पॉन्स नहीं, अपने आप बैठ गए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।